हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीबीटी क्लासेज में। और मैं आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिक्स की पढ़ाई रहा हूँ क्लास 10th की। और अब हमने पहले एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं और अगला अगला चैप्टर शुरू करेंगे हम, विद्युत या विद्युत धारा। कोई कोई किताब में विद्युत धारा दिया हुआ है इस चैप्टर का नाम, और किसी किताब में विद्युत दिया हुआ है। तो हम इसे सारा का सारा जो भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी बेस ही होगा, ठीक है। और जितना भी पढ़ाया जाएगा वो तुम्हारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखने की ये है कि जो ये वाला चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर आसान है और बोर्ड में नंबर भी देकर जाएगा। वाला चैप्टर आसान भी है और नंबर इससे सबसे ज़्यादा आएंगे इस वाले चैप्टर से, इसलिए इस वाले चैप्टर को ध्यान से कर लेना। और अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का अपना चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू करते हैं हम, वैद्युत आवेश। क्या है वैद्युत आवेश? क्या क्या है हमारा जो पहला टॉपिक, विद्युत आवेश। बताओ भाई, सबसे पहले बताओ कि वैद्युत आवेश होता क्या है, बताओ भाई। जो भी पढ़ाया जाएगा सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे पेपर के लिए, बोर्ड के, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहियो। बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो सारा का सारा। पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आने का 100% गारंटी है। जितना मैं कराऊंगा उतना कर लियो, बस काफ़ी है तुम्हारे लिए। और पेपरों के टाइम पे भी कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आएंगे, वन शॉट वगैरह जो भी है तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। चलो वो तो बाद की बात है, पहले आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि विद्युत आवेश है क्या। चलो मैं बताता हूँ कि तुम्हें विद्युत आवेश होता क्या है। एक्चुअली तुमने देखा भी होगा कि प्रत्येक पदार्थ है ना, कि प्रत्येक पदार्थ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हो, है ना। इतना तुम्हें पता भी होगा और केमिस्ट्री में तुम पढ़ कर आ भी चुके होंगे कि क्या, कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है ना। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन में कमी होगी या वृद्धि होगी, कि जो ये इलेक्ट्रॉन है कि किसी पदार्थ में सर, कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन में कमी हुई और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी, किसी में इलेक्ट्रॉन में कमी हुई, किसी में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी और वृद्धि के कारण ही उसमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है। कौन सा गुण, वो भी बताएंगे हम। कि उसमें क्या होगा कि उसमें एक गुण उत्पन्न होगा और इस गुण के कारण ही उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या वृद्धि होगी तो उसमें एक गुण उत्पन्न होगा, गुण उत्पन्न होगा तो उसके कारण इसमें एक विद्युत और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है ना। और इसी गुण को कहते हैं विद्युत आवेश। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम कि विद्युत आवेश है क्या। कि किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? देखो कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इतनी डेफिनेशन तुम्हारे लिए काफी है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं लिखनी, ठीक है। लिखने को तुम इसमें और भी लिख सकते हो। क्या कि जो उसमें शुरू में बताया कि सर किसी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या वृद्धि होगी तो उसमें एक गुण उत्पन्न होगा जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होते हैं। इसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। ये इसकी छोटी सी परिभाषा है जिसे केम से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि केम से लिखते हैं। इसका मात्रक कूलॉम होता है। क्या होता है बच्चों? कूलॉम। इसका मात्रक कूलॉम होता है।
उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी, आनी भी नहीं चाहिए, है ना। इतना आसान तो है। देखो क्या भाई, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। आगे की ओर चलते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू एन ई, कि सर क्यों तो समझ में आ गया, क्यों तो क्या है, विद्युत आवेश है। सर एन और ई तो बता दो कि एन और ई है क्या, कि आपने बता दिया क्यों क्या है, कि क्यों विद्युत आवेश है, तो सर एन और ई भी बता दो कि एन और ई है क्या। चलो भाई और लिखते हैं कि वेयर एन बराबर, एन क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि उसमें टोटल पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। कि एन क्या है सर, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी जो हमारे पास पदार्थ है उसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो तो होगा एन और ई। अब सर ये तो बता दो कि ई है क्या। ई है बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका मान निश्चित होगा, जो भी तुम्हारे न्यूमेरिकल में आएगा कि ई की वैल्यू क्या रखनी है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि इसका मान ये वाला निश्चित होना है। क्या होगा, ई इज इक्वल्स टू, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी रखनी है तुम्हें न्यूमेरिकल में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और एन क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो तुम्हें गिवन होगी या तुमसे पूछ रखी होगी। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये वाली चीज आपको याद कर लेनी है, ये आगे बहुत काम आएगी। चलो अब आगे की ओर चलते हैं। वैद्युत आवेशों के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ठीक है, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। जैसे नाम से भी तुम ये जानकारी पा ही रहे होंगे कि धनावेश कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला, और ऋणावेश होगा माइनस वाला। ठीक है, अब इनकी थोड़ी सी इनके बारे में समझ लो कि धनावेश और ऋणावेश है क्या। बताओ कोई, मुझे क्या कोई बता सकता है कि धनावेश है क्या, बताओ। चलो मैं लिख देता हूं कि किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है, धनावेश कहलाता है। कि क्या कहा सर, कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश। कोई पदार्थ होगा, यदि इस पदार्थ पर से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, भाग के बाहर, क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि इस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके कारण जो उत्पन्न आवेश होगा धनावेश कहलाएगा।
और ऋणावेश में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। यानी कि यदि इस वाले पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए कि बाहर से आ गए और इलेक्ट्रॉन जुड़ गए इस पे, अब यानी कि इससे गए नहीं, इस पर और आकर मिल गए, इसे कहेंगे हम ऋणावेश। यानी कि जिस पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण उत्पन्न आवेश, क्या कहेंगे कि किसी पदार्थ पर किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। ऋणावेश है ना। अब इसे हम चलो एक इसे कहते हैं कि ट्रिक से समझते हैं कि धनावेश, अगर तुम इसमें रल भी रहे हो तो धनावेश को बताता हूँ। धनावेश कैसे याद करोगे कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, कि उस पर क्या हो रही, इलेक्ट्रॉन की कमी, धन आवेश है जिस पर बहुत सारा धन हो और उसने धन अपना क्या कर दिया, दान। यानी कि दान का मतलब कि उसने अपने आप से इतना धन था उसमें थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, दान कर दिया, यानी कि उसके पास से धन चला गया ना, तो वो तो हो गया धनावेश। ऐसे ये इसमें क्या है कि किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी कि धनावेश, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो कम हो गए, है ना। कि जैसे कि ट्रिक है कि कोई मान लो बनिया ही है, बनिया के पास धन है तो बनिया से दान तो करता नहीं, पर मान लो कि बनिया ने दान कर ही दिया, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा कि धन की कमी होगी ना उसके पास, कि जितना मानने बाद उसके पास 1 करोड़ था, उसने थोड़ा सा ध्यान कर दिया तो उसके बाद धन क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। ऐसे ये है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन दान कर दिए कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी हो गई, तो उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। ऋणावेश यानी कि ऋण लेने वाला, उसने कर्जा ले लिया किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण, यानी कि उसके पास कमी पड़ रही थी, उसने क्या करा, कर्जा ले लिया, यानी कि ऋण ले लिया, तो ऋणावेश, है ना। समझ में आ गया धनावेश और ऋणावेश। अब अगला करते हैं अपना शुरू। अगला है जी हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा बताओ भाई, विद्युत धारा क्या है, बताओ जल्दी। अब जैसे कि तुम जानते भी होंगे कि विद्युत धारा कहाँ बहेगी, किसी चालक में, कुचालक में तो बहने की ऐसी बात है, चालक में बहेगी ना। तो विद्युत धारा क्या है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहा कि कोई चालक है, उसमें विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, यानी कितने टाइम में कितने विद्युत आवेश प्रवाह हो रहे हैं, उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से लिखते हैं, आई से लिखेंगे इसे आई। अब क्या कहा कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर यानी कि टाइम, यदि आवेश क्यों हो और टाइम समय टी हो, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है। कि क्या कहा कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यानी कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को यहाँ से बनाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कैसे कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक कैसे लिखोगे आप इसका, मात्रक कैसे लिखोगे,
विद्युत आवेश का मात्रक था कूलॉम। यार मार्कर में क्या हो गया? विद्युत आवेश का मात्रक क्या था? कूलॉम। और समय का मात्रक बताओ। समय का मात्रक क्या होता है बताओ? मिनट लोगे, सेकंड लोगे या क्या लोगे? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी लो, बताओ जल्दी देख के कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। जल्दी बताओ कि सर वैद्युत आवेश का तो आपने गुलाम लिख लिया, अब समय का बताओ क्या लिखोगे? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ ना। नहीं बता। अरे यार, गुलाम प्रति सेकंड, गुलाम प्रति सेकंड। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि गुलाम प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा। और विद्युत धारा के मापने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर का यूज करा जाता है विद्युत धारा के मापने के लिए। ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला आगे यूज होने वाला है न्यूमेरिकल में, इसलिए से ध्यान रख लियो कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना, विद्युत धारा। अब जो हमारा अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रख लियो कि इसका एक और मात्रक है, विद्युत धारा का एक और मात्रक है एम्पियर। एम्पियर है ना, कूलॉम प्रति सेकंड या एम्पियर, इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो आप, दोनों के दोनों सही है। और अगला जो अब जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव, पता नहीं यार मार्कर में क्या हो गया। और यहाँ से तुम्हें मैं एक होमवर्क देता हूँ, क्या है, ऐसे नर्सरी वाले बालकों को देते हैं ना, ऐसे ही कि तुम्हें अपने आप से या कहीं से भी 1 एम्पियर की परिभाषा लिखनी है कि सर 1 एम्पियर क्या होता है, वो वाली तुम्हें परिभाषा लिखनी है। अगर नहीं लिखी जाए तो मुझे कमेंट करके बता दो कि सर हमारे पास नहीं लिखी गई, नहीं गई या हमारी समझ में नहीं आई, है ना। क्या लिखना है? 1 एम्पियर की परिभाषा। अब हम शुरू करते हैं अपना वैद्युत विभव, जो अगला टॉपिक हमारा वैद्युत विभव। बताओ भाई कोई, क्या इसकी सीधी डेफिनेशन लिखवा दूं? अगर डेफिनेशन से समझ में आ जाए तो डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। इसके सबसे पहले की डेफिनेशन क्या कहती है कि सर एकांक धनावेश यार एक डालनी पड़ेगी इसमें भाई। वैद्युत विभव एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक
लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। देखो क्या कहा है कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कि कोई धनावेश है हमारे पास और एक क्या है वैद्युत क्षेत्र है ना, और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु हमारा P A B C कुछ ही मान लो वो रखा हुआ है, तो अनंत से उस बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है वो उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे इसका एक क्या कहते हैं कि एक इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले से आपके समझ में आ जाएगा। हाँ, एक चीज और लिख लो कि इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से लिखते हैं, इसे कैपिटल V से लिखते हैं। V इज इक्वल्स टू W/Q, V इज इक्वल्स टू W/Q। और इसका मात्रक वोल्ट होगा, एक मात्रक इसका वोल्ट होगा और एक मात्रक इसका क्या होगा, कार्य का मात्रक जूल और इसका कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। एक मात्रक ये वाला होगा, ठीक है। एक बार और समझ लो क्या कहा है कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई धनावेश है, उस पे उसे क्या काम करा कि कोई वैद्युत क्षेत्र हमारे पास, उस पर एक बिंदु है कोई भी A B C D E कुछ भी X Y Z है ना, उस बिंदु तक। अब जो अनंत पर हमारा क्या रखा, धनावेश रखा, अब उस धनावेश को उस बिंदु तक, कौन से बिंदु तक, जो वैद्युत क्षेत्र में रखा, अब उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। जिसका मात्रक इसे कैपिटल V से लिखते हैं और इसका मात्रक एक वोल्ट होगा और एक जूल प्रति कूलाम होगा, एक जूल प्रति कूलाम होगा, एक वोल्ट होगा। फॉर्मूला V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, W कार्य, Q विद्युत आवेश। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी, समझदार क्योंकि आप काफी हो। अब जैसे तुम वैद्युत धारा में तुमने एक डायमेंशन लिख के आए थे, लिखने को दिया है कि 1 एम्पियर की, है ना, ऐसे ही तुम्हें एक डेफिनेशन इसमें लिखनी है, HW है तुम्हारा होमवर्क, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की तुम्हें डेफिनेशन लिख कर लानी है, इसकी परिभाषा, ठीक है। और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, अपने विभवांतर, क्या नाम है, वैद्युत विभवांतर। बताओ भाई किशोर, वैद्युत विभवांतर क्या है, बताओ। अच्छा, इसका एक मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं और उस फॉर्मूले से अगर तुम आप बता सकते हो तो तब भी बता दूं मुझे आप कि सर इसका फॉर्मूला है कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू, कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू W/Q। अब सर आप कहोगे कि सभी के सभी आप अब बोलेंगे कि सर ये तो अभी मैं पीछे पढ़ के आया हूँ विद्युत विभव, कि सर बस इसमें बता दूं कि डेल्टा है क्या। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि डेल्टा होता क्या है, कि डेल्टा होता है चेंज। कैसे कि माना दो विभवांतर हमें दिए, दो विभव हमें दिए हुए हैं
कि एक V1 है और एक V2 है। तो ये डेल्टा V का मतलब क्या है कि V2 माइनस V1, कि पहले वाला जो दूसरे वाला है वो, और जो पहले वाला है उसमें से माइनस कर देंगे। ये डेल्टा V वही है, वह तो विभवांतर भी यही है, सारा सारा सेम है ना, कि फॉर्मूला भी यही है डब्ल्यू बटे क्यों, है ना। अब बताओ आप मुझे जल्दी। बताओ बच्चों जल्दी जल्दी बताओ आप मुझे, बताओ। चलो मैं बता देता हूँ आपको विद्युत विभवांतर है क्या। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यों, है ना। और जो विद्युत विभव था वो क्या था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यों। उसमें क्या था कि उसमें जो अनंत पर हमारा एक धनावेश रखा था उसे हम एक बिंदु तक ला रहे थे जो विद्युत क्षेत्र में स्थित था। इसमें क्या काम होगा कि इसमें दो बिंदु होंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करने पड़ता है उसे हम उन दोनों बिंदुओं का विद्युत विभवांतर कहते हैं। कि उसमें सर एक बिंदु था, इसमें क्या होगा विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु होंगे। कितने बिंदु होंगे, दो। तो पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक या दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक लाने में, उस विद्युत आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखवाने की शायद आवश्यकता भी नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ आप खुद लिख ही लेंगे, है ना। और इसका मात्रक भी वही होगा। और विद्युत विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं, वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एक और बात कि जो हम वैद्युत धारा था, वैद्युत धारा में एमीटर यूज कर रहे थे, और एमीटर को यूज करते समय हम उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्टमीटर को यूज करते समय हम इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर को जोड़ेंगे हम समांतर क्रम में, और एमीटर को जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में, ठीक है। वैद्युत विभवांतर क्या है कि इसमें दो बिंदु होंगे, वैद्युत विभव में एक बिंदु था हमारे पास, और उसमें क्या था कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा था उसे हम वैद्युत विभव कहते थे। इसमें भी ऐसे ही है, इसमें केवल एक अंतर आ गया, इसमें दो बिंदु है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वोल्टमीटर का यूज करा जाता है, मात्रक आपको मैंने बता ही दिया, मात्रक सेम होगा। वोल्टमीटर का यूज किया जाता है, वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, और एमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है, और एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक की ओर चलते हैं हम, विद्युत प्रतिरोध। अच्छा बच्चों, आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या आपको वैद्युत परिपथ और वैद्युत परिपथ आरेख पता है। जैसे कहते हैं ना कि ये हमने प्लस माइनस बना दिया, ये इसकी तरफ प्लस लिख रहा है, माइनस लिख रहा है, कि ये बैटरी हो गई है ना। इस तरह जो कि और क्या, जैसे कि ये वाले हमारे बल्ब हो गए इस तरह के। ये वाली साइड चीज तुम्हें पता है कि ये वाली क्या है, कुंजी है, बंद कुंजी है, खुली कुंजी है। इन वाली चीज़ों को ध्यान रख लेना, क्योंकि ये ज़्यादा तो यूज़ होने नहीं है, एक आधे न्यूमेरिकल में आ भी जाते हैं, नहीं भी आते, इसलिए हम इन्हें कराने नहीं रहे हैं। बाकी आप इन्हें देखते रहिएगा, कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेंगे, ऐसा तो आप इतने होशियार तो हैं ही, है ना। चलो वैद्युत प्रतिरोध बताओ भाई, वैद्युत प्रतिरोध है क्या। वैद्युत प्रतिरोध को मैं अपनी आम भाषा में कह सकते हैं ब्रेकर। किस तरह क्या काम करता है, ब्रेक करने का, किस चीज को, वैद्युत धारा को।
है ना, ब्रेकर। वैद्युत प्रतिरोध को हम अपनी आम भाषा में कह सकते हैं कि सर ये क्या है, ब्रेकर। ये क्या काम करता है कि अगर किसी चालक में कोई वैद्युत धारा बह रही है तो उसको रोकने का काम कौन करता है, वैद्युत प्रतिरोध। यानी कि उसमें बाधा कौन डालता है, वैद्युत प्रतिरोध। कौन, वैद्युत प्रतिरोध। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक का वह गुण चालक का वह गुण, कौन सा गुण, कि सर किसी चालक का वह गुण कि जो वैद्युत धारा कि जिसमें वैद्युत धारा बह रही है और उसे रोकने का काम करता है। क्या कहा, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित धारा, वह उसमें प्रवाहित होने वाली, कि जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहा है कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि कुल मिला क्या है कि उसमें जो धारा बह रही है उसको रोकने का काम कर रहा विद्युत प्रतिरोध, जिसे आर से लिखते हैं, आर से जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम है, इसका मात्रक क्या है, ओम है ना, क्या है इसका मात्रक, ओम है। और इसके एक फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू वी बाई आई, R बराबर है V बाई आई के, यानी कि R बराबर है V बटे आई, R बराबर है V बटे आई के, यानी कि विभवांतर बटे वैद्युत धारा, विभवांतर बटे वैद्युत धारा, विभवांतर बटे वैद्युत धारा। और इसका एक और मात्रक भी हो सकता है कि इसका था वोल्ट, है ना, इसका क्या था, वोल्ट। और विद्युत धारा का मात्रक हम आपको बताकर आए थे कि एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, यानी कि वोल्ट बटे एम्पियर। एक और मात्रक हो गया इसका कि वोल्ट बटे एम्पियर, आर बराबर वी बटे आई, ये इसका फॉर्मूला हो गया जो कि आगे यूज होने वाला है। इसे आप लिख लो और इसे हम कह सकते हैं कि यह एक अदिश राशि है, इसे दिशा की जरूरत नहीं होती। जल्दी लिख लो आप फटाफट इसे। अब हमारा अगला टॉपिक है कि प्रतिरोधों में प्रयुक्त होने वाले पद। ये भी इतना जरूरी नहीं है, वैसे बताते हैं चलो वैसे कि प्रतिरोधों में प्रयुक्त होने वाले पद। कि प्रतिरोधों में प्रयुक्त होने वाले पद कौन कौन से हैं। पहला है प्रतिरोधक, एक तो प्रतिरोधक होगा
दूसरा होगा चालक अचालक, मेन लिखवाएंगे बस मूल्य, प्रतिरोधक, चालक, अचालक और अर्धचालक। ये वाले मेन है तुम्हारे इसमें, प्रतिरोधक, चालक, अचालक और अर्धचालक। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर प्रतिरोधक है क्या? कि जैसे नाम से भी जान पा रहे हैं कि प्रतिरोधक यानी कि प्रतिरोध डालने वाला, जैसे कि अभी पढ़ कर आए हैं कि विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न करेगा या विरोध उत्पन्न करेगा, प्रतिरोधक कहलाएगा। चालक क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाती है। चालक अचालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, है ना। और अर्धचालक जिसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वे अर्धचालक, है ना। इन्हें आप लिख ही लेंगे। अब हम अपने नए टॉपिक की ओर चलते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इनकी डेफिनेशन आप खुद लिख लेंगे। चालक अचालक और अर्धचालक क्या होते हैं कि चालक जिनमें आसानी से हो जाता है, अचालक जिनमें नहीं होता, और अर्धचालक जिनमें कुछ भाग ही हो पाता है विद्युत धारा का प्रवाह, है ना, वो है अर्धचालक। चालक क्या है कि चालक में पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, कि जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होगा चालक। अचालक होंगे जिनमें आसानी से नहीं होगा और जिनमें समान मात्रा में कहते हैं कुछ भाग ही आवेश का हो पाता है और कुछ नहीं हो पाता, अर्धचालक कहलाते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं कि वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। कि चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप पढ़ के भी आएगी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, है ना। ये कौन कौन से कारक हैं कि जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है? क्या अब आप मुझे बता सकते हैं या ये भी मैं बताऊंगा आपको? बताओ। कि सर पहला लंबाई पर निर्भर करेगा, कि यानी कि तार की या उस चालक की लंबाई कितनी है ना, उस हिसाब से तो प्रतिरोध की आवश्यकता होगी हमें। कि लंबाई पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, और तीसरा पदार्थ की प्रकृति, की सर पदार्थ की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करेगा, और चौथा ताप पर, कि उसका तार चालक का ताप कितना है उस पर निर्भर करेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि लंबाई पर, और दूसरे वाला क्या बताया कि सबसे पहले लंबाई पर, दूसरे वाला क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर, और तीसरे वाला है ताप पर, और फोर्थ क्या है, पहला लंबाई पर, दूसरा क्षेत्रफल पर, तीसरा ताप पर, और चौथा पदार्थ की प्रकृति, यानी कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है हमारी। ठीक है। अब जैसे हमारा सबसे पहले है लंबाई। अब बताओ कि लंबाई पे कैसे निर्भर करेगा कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, कि जो R होगा वो L के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। लंबाई पे कैसे निर्भर करेगा कि जो चालक का प्रतिरोध होगा वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो चालक की प्रतिरोध की लंबाई भी, प्रतिरोध भी घटेगा। क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है बताओ कोई मुझे। इसलिए तो आपने बता दिया कि लंबाई में क्या होता है, कि लंबाई में, इसलिए तो आपने मुझे बताया कि लंबाई में क्या होता है कि प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के, है ना, चालक की तार की लंबाई के। अब बताइए कि आप मुझे कि क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करेगा। बताओ भाई। कि सर अब मैं कह सकता हूँ कि जो R होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा क्षेत्रफल के एरिया के, है ना। कि ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि यदि क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के।
और ताप पर निर्भर कैसे करेगा? ताप पर बताओ जल्दी मुझे, जल्दी बताएंगे सभी कि ताप पर निर्भर कैसे करेगा, बताओ। बताओ भाई, बताओ जल्दी। चलो मैं बताता हूँ कि जो ताप पर यानी कि टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है कि जो आर होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है ताप के भी। यानी कि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। और पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ कैसी प्रकृति का है उस पर भी निर्भर करता है, यानी कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है ना। ये थे आपके जो चालक के प्रतिरोधों की निर्भरता। ये वाले कारक है कि लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ताप पर, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति कैसी है कि समान है, कि उनमें समान लंबाई के हैं, समान क्षेत्रफल के हैं, इस पर भी निर्भर करेगा कि पदार्थ की प्रकृति हमारी कैसी है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हमारा अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है सर? कि विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध है ना। विशिष्ट प्रतिरोध को भी हम आर से ही लिखेंगे, यानी कि इसे आर से ही प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर फॉर्मूले से आपके समझ में आ जाए तो बल्ले बल्ले, वरना इसकी डेफिनेशन पे लिखवाएंगे कि आर जो है अनुक्रमानुपाती, कि आर जो है अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। अभी जो हम ऊपर पढ़ के भी आए हुए हैं। और इस जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, इसकी जगह एक और साइन ऐड कर देते हैं जो कि होता है हमारा, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको? हम रोहो। क्या बोला जाता है? रोहो, L/A। ये चीज बताओ आपको समझ में आई नहीं है? ये तो हो गया इसका सिर्फ एक फॉर्मूला कि आर अनुक्रमानुपाती होगा L के और व्युत्क्रमानुपाती होगा A, यानी कि क्षेत्रफल के। अब इसकी एक डेफिनेशन लिखवाते हैं, छोटी सी प्यारी सी। कि सर किसी चालक तार का प्रतिरोध कि किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध या किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी कि उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा वही सारी चीज इसी में लिखी है। इसमें कोई अलग से हमने हाथी घोड़े नहीं जोड़े, सारी की सारी वही चीज है ना। कि किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये रहा। और अब ये अनुक्रमानुपाती लंबाई के है, व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल के है। अब इस वाले चिन्ह को हटाने के लिए हमने इसमें एक नियतांक जोड़ दिया जिसका नाम रखा हमने रो। क्या है ये क्या है? रो। रोहो क्या है ये? रोहो, इसे बोलते हैं रोहो। और इस रो को ही हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि ये जो ये कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। आगे समझ में ना कि ये जो रो हमने इस नियतांक को जोड़ा, ये वाला रो ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है।
विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होगा। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। अब यदि मैं एक काम करूँगी, यदि इसमें मैं एल को भी 1 रख दूं कि एल भी हमारी 1 हो जाए और क्षेत्रफल भी 1 हो जाए, यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, है ना। यदि एल भी 1 हो जाए और ये तुम्हारा क्या नाम ए भी 1 हो जाए, इसे मीटर में ले लो आप, कि यदि एल भी हमारी 1 मीटर हो और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो आर जो होगा यहाँ रख दो वैल्यू, यदि एल भी 1 हो जाए ए भी 1 हो जाए तो आर जो होगा वो रो के इक्वल हो जाए, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा प्रतिरोध। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, कि विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। आज के लिए ही हम इतना ही रखते हैं, आज काफ़ी भी हो गया। और इसे जरूर कर लियो कि इसमें जो हम विद्युत जितनी भी हमने सारी की सारी डेफिनेशन पढ़ी है, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, ये सारी की सारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और जरूरी है जो मैंने तुम्हें होमवर्क से दिया है कि 1 वोल्ट की परिभाषा लिखो, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो। इन दोनों परिभाषाओं को तो जरूरी लिख लियो भाई इनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है पेपर में आने के, कोई से ना कोई से सेट में 1 या 2 नंबर में आ ही जाती हैं कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताओ और 1 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर किसे कहते हैं या 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो इसलिए इन्हें जरूर रख लियो। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।